वेलकम टू रिसर्च डिजिटल एकेडमी। आप सभी का रिसर्च डिजिटल एकेडमी में बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि नवरात्रि स्पेशल यानी नवरात्रि की माता की जो 9 दिन की जागृतता है उसके आधार पे हमारी लाइब्रेरी रिसर्च डिजिटल एकेडमी की पूरी टीम की तरफ से, हमारे सभी सदस्यों की तरफ से, रिसर्च डिजिटल एकेडमी की तरफ से पेन जीतो प्रतियोगिता चलाया जा रहा है, जो डेली शाम को 5 बजे लाइव आके और प्रश्न पूछे जाते हैं। और प्रश्न का सही आंसर और सबसे पहले आंसर देने वाले को मिलता है 10 रुपए वाला पेन, 15 रुपए वाला पेन और 20 रुपए वाला पेन। कहने का मतलब यह है कि ये सारी चीजें आपको शाम को 5 बजे लाइव आके, अगर जो भी टॉपिक है वो चीजें पूछे जाने वाले जो प्रश्न है लाइव में वो ऑलरेडी आज पढ़ाया जाता है। यानी सुबह डेली सुबह 9 से 12 के बीच में अपलोड कर दिया जाता है चैनल पे उस मैटर बना के कि जो क्या चीजें पूछी जाएंगी प्रश्न। और प्रश्न आपको शाम को 5 बजे, यानी जो मैं अभी पढ़ाने जा रहा हूं ये आज 5वां दिन के शाम यानी आज ही के डेट में शाम को आपको क्वेश्चन मिलेंगे उसी पे आधारित। जैसा कि ये टॉपिक आपका है, ये टॉपिक का ऑलरेडी डिस्कस कर दिया गया है कि ये टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला टॉपिक है अक्टूबर माह का दिवस, दूसरा लाल बहादुर शास्त्री, तीसरा मोहनदास करमचंद गांधी, 14वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड, 5वां जो टॉपिक है इलेक्शन कानून, 6वां जो टॉपिक है नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, भगत सिंह के ऊपर और हिंदी दिवस के ऊपर और करंट अफेयर के ऊपर। ये आपके 9 टॉपिक हैं। 9 टॉपिक के प्रश्न पूछे जाएंगे। पहले से 10 प्रश्न, दूसरे से 5, 8, 6 प्रश्न, 8 प्रश्न, 5 प्रश्न, 7 और 5 प्रश्न, यानी करंट अफेयर से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये जो पूछने का जो सिलसिला है, जैसे 5, 3, 2 जो लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि पहला वाला 10 रुपए का पेन है, दूसरा वाला 15 रुपए का, तीसरा वाला 20 रुपए का। ऐसे ही सीक्वेंस ये आप लोग देख सकते हैं, 2, 2, 1, 3, 3, 2, 2, 2, 2 ऐसे करके लिखा गया है। यानी ये आप लोग का सीरीज है कि कौन से पेन कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, एक टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे और कितने पेनों की जो संख्या रहेगी कितने रुपए की रहेगी। इसी के साथ हम पहला यानी अक्टूबर माह का दिवस आज पहला टॉपिक चालू करते हैं। पहला टॉपिक आपका है 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर का मतलब यह है कि 1 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को आपका मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, यानी लाल बहादुर शास्त्री जयंती भी और महात्मा गांधी यानी गांधी जयंती भी मनाई जाती है। 5 अक्टूबर को आपका विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को आपका भारतीय वायु सेना दिवस मनाया जाता है। 9 अक्टूबर को आपका विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। 11 अक्टूबर को आपका अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, यहाँ जो आप बालिका का फोटो देख रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। उसके बाद से 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है, जो छात्र पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, जैसे कि आप हैं, आपके भाई बहन जो भी हो, जो छात्र हैं। 16 अक्टूबर को यानी विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। 23 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हेमतेदुआ दिवस मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को विश्व राष्ट्र दिवस या विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। बेहद इंपोर्टेंट है ये पोलियो दिवस, ठीक है। इसी के साथ वाई दिवस भी बेहद इंपोर्टेंट है। ऐसे ही चलते हैं, ये 28 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय एमिनेशन दिवस मनाया जाता है। 30 अक्टूबर को विश्व बचत दिवस मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को विश्व शहर दिवस मनाया जाता है और 31 अक्टूबर को एक और दिवस मनाया जाता है, वो है विश्व राष्ट्रीय एकता दिवस। ये भी आपका बेहद इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बेहद इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के साथ हमारा जो दूसरा टॉपिक है, यहाँ पे दूसरा टॉपिक हम लोग देख लेते हैं। दूसरा टॉपिक हम लोग का है लाल बहादुर शास्त्री। तो लाल बहादुर शास्त्री को चलते हैं देखने। लाल बहादुर शास्त्री को जानने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि 2 अक्टूबर को इनकी जयंती मनाई जाती है। इन्हीं के द्वारा जो ये दिया गया था, जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा ही दिया गया था। जय जवान जय किसान का नारा कब दिया गया था? 1965 में। बेहद इंपोर्टेंट है ये, बेहद इंपोर्टेंट है। 1965 में जय जवान जय किसान का नारा दिए थे। किस राजनीतिक दल के थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के राजनीतिक नेता थे ये लाल बहादुर शास्त्री जी के। ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री भी थे।
इनका जो दूसरे प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल था वो 9 जून 1964 से लेके 21 जनवरी 1966 तक कार्यकाल इनका रहा था। इनका जो जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी में हुआ था, मुगल सराय यानी कि वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। इसी के साथ निधन इनकी 11 जनवरी 1966 को हुआ था तारकसकंद, ठीक है, तासकंद एक जगह है, वहां पे हुआ था इनका 21 जनवरी यानी कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हुई थी। इसी के साथ भारत के दूसरे प्रधानमंत्री एवं स्वतंत्रता सेनानी के रूप में इनको जाना जाता है। इसी के साथ इनकी अन्य जानकारियां अगर हम लोग देखते हैं, अन्य जानकारियों में इनका विशेष जो आंदोलन है ये रहा था भारत के गृह मंत्री का कार्यकाल, जो भारत के गृह मंत्री बने थे, इनका जो कार्यकाल था वो 4 अप्रैल 1961 से लेके 29 अगस्त 1963 तक ये भारत के गृह मंत्री के रूप में कार्य किए थे। इसी के साथ इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था, लेकिन मरणोपरांत यानी मरने के बाद इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारत के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार यानी 1966 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, यानी मरने के बाद। इसी के साथ इनके समय में 1966 का भारत पाक युद्ध भी हुआ था। इन्हीं के कार्यकाल में भारत और पाकिस्तान से जो युद्ध हुआ था इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। कब हुआ था? 1965 में। उस समय ये प्रधानमंत्री थे भारत के। इसी के साथ इनका जो विदेशी भारत के विदेश मंत्री भी रहे थे ये, उनका कार्यकाल था 9 जून से 1964 से लेके 18 जुलाई 1964 तक। देखिए, लाल बहादुर शास्त्री राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिक दल के नेता थे। इसी के साथ ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री भी बने थे। इसी के साथ भारत के गृह मंत्री भी बने थे। इसी के साथ भारत के विदेश मंत्री भी रहे थे। चलिए अब चलते हम लोग का तीसरा जो टॉपिक था, तीसरा टॉपिक था महात्मा गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था पोरबंदर, ठीक है, पोरबंदर जगह एक है वहां पे। और इनका निधन जो हुआ था वो 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुआ था। इनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी, जो कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन के लिए, लेकिन इनके माताजी और इनके पत्नी जी का ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर महात्मा गांधी जी के माता जी का नाम पूछा जाता है या तो उनकी पत्नी जी का नाम पूछा जाता है। कहने का मतलब यह है कि इनके माता जी का जो नाम है वो पुतलीबाई और पत्नी का नाम है कस्तूरबा गांधी। पिता, इनको जो उपाधि दिया गया था, इनको उपाधि मिला था राष्ट्रपिता का, बापू का तथा महात्मा का। इनको जो उपाधि मिला था वो एक मिला था राष्ट्रपिता, दूसरा बापू का और तीसरा महात्मा का। ठीक, इसी के साथ हम लोग देखते हैं ये कानूनी पढ़ाई 1888 ईस्वी में पढ़े थे। बैचलर डिग्री इनके पास जो था मिला था वो 1891 में मिला था, और दक्षिणी अफ्रीका जो गए थे 1893 में ये वहां पढ़े थे। इसी के साथ हम लोग इनकी प्रमुख पुस्तकें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी इंडिया ऑफ माई ड्रीम, अनासक्ति योग, गीता माता, द स्टोरी ऑफ माई, आत्मकथा, हिंदू स्वराज। तो देखिए जितने इनके पुस्तकें हैं, ठीक है। इसी के साथ हम लोग देखते हैं, यहाँ एक नजर डालते हैं, यहाँ थोड़ा सा नजर डालते हैं, यहाँ नजर डालते हैं हम लोग प्रमुख समाचार पत्रों पे। तो इंडियन ओपिनियन जो 1903 में दक्षिणी अफ्रीका में आया था इनके द्वारा। इसी के साथ द ग्रीन पैम्पलेट आया था, 14 अगस्त 1896 में राजकोट में। इसी के साथ यंग इंडिया आया था, यंग इंडिया 1919 में आया था। हरिजन आया था एक प्रमुख समाचार 1932 में। राजनीतिक गुरु इनका जो थे, राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण
गोखले, इनके जो राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, बेहद इंपोर्टेंट है ये टॉपिक, बेहद इंपोर्टेंट ये भी लाइन है। नारे इनके द्वारा जो दिया गया था, करो या मरो अंग्रेजों भारत छोड़ो, यानी कहने का मतलब इनके द्वारा जो नारा दिया गया था करो या मरो, दूसरा नारा था भारत छोड़ो यानी अंग्रेजों भारत छोड़ो। इसी के साथ इनकी जो समाधि स्थल थी राजघाट, यानी दिल्ली में इनकी जो समाधि स्थल बनाई गई थी राजघाट दिल्ली में बनाई गई है। आत्मकथा इनका सत्य के साथ मेरे प्रयोगों की कहानी, इनकी जो आत्मकथा है सत्य के साथ मेरे प्रयोगों की कहानी, इनकी जो आत्मकथा है सत्य के साथ मेरे प्रयोगों की कहानी। इसी के साथ हम लोग डालेंगे इनके इसी के साथ हम लोग नजर डाल रहे हैं इनके एक नजर डाल रहे हैं इनके जो आंदोलन वगैरह हुए हैं उस पे। तो देखिए 1906 में इनके सत्याग्रह का जो प्रथम प्रयोग हुआ था 1906 में। इसी के साथ ये पहली बार जेल गए थे 1908 में। 1915 में ये अफ्रीका से लौटे, 9 जनवरी 1915 को ये अफ्रीका से लौटे थे। इसी दिन क्या मनाया जाता है? इसी दिन प्रवासी दिवस मनाया जाता है, इसी दिन प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 1917 में ये साबरमती आश्रम की स्थापना किए 17 जून 1917 में। 1917 में ही इनके द्वारा चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था। कहां से? प्रथम भारत में, प्रथम बिहार में पहला सत्याग्रह जो बिहार में से स्टार्ट हुआ था, भारत में प्रथम 1917। इसी के साथ 1918 में अहमदाबाद मजदूर जो आंदोलन हुआ था वो 1918 में हुआ था। इसी के साथ 1919 देख लेते हैं पहले। 1919 में खिलाफत आंदोलन 1919 में 3 मार्च को कराए गए थे इन्हीं के द्वारा। 1920 में असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। अब देखते हैं, अब देखिए इनके साथ एक और महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। लास्ट अब चीजें चल रही हैं महात्मा गांधी से। अब यहाँ देखिए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता जो किए थे वो 1924 में किए थे बेलगांव कर्नाटका में। और सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को से स्टार्ट हुआ था और 5 मार्च 1931 यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन का इनके द्वारा हुआ था। इसी के साथ गांधी इरविन समझौता भी इन्हीं के द्वारा हुआ था। गांधी इरविन समझौता जो हुआ था वो 5 मार्च 1931 द्वितीय गोलमेज में सम्मेलन में यही शामिल हुए थे जो लंदन में हुआ था। 7 सितंबर 1931 में लंदन में हुआ था। वहां जाके द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे गांधी जी। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के साथ हरिजन संघ की स्थापना इनके द्वारा 1932 में हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन यानी जिसे अगस्त क्रांति कहा जाता है जो 8 अगस्त 1942 में हुआ था। केसर ए हिंद प्रांत जो 9 जनवरी 1915 में। इसी के साथ इनका ये महत्वपूर्ण टॉपिक खत्म होता है। अब हमारा अगला जो टॉपिक आता है, अगला टॉपिक हम लोग का है 14वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड। ठीक है, ये हम लोग देखेंगे यहाँ पे 14वां फाल्के अवार्ड के बारे में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो इसमें जो हमारा तीसरा टॉपिक है, इसी के साथ इसका जो स्थापना हम लोग देखेंगे 1969 में हुआ था। प्रायोजित इनका फिल्म समारोह निर्देशालय, कहां इसका प्रायोजित किया गया था? तो फिल्म समारोह निर्देशालय में हुआ था। इसकी जो राशि है यानी कितनी दी जाती है 10 लाख स्वर्ण कलम, 10 लाख स्वर्ण कलम के रूप में दिया जाता है। इसी के साथ पुरस्कार के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं कि सिनेमा के क्षेत्रों में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। इसे सिनेमा के क्षेत्रों में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। किसको माना जाता है? दादा साहेब फाल्के अवार्ड को। ठीक है, इसी के साथ यहां देख सकते हैं यही वो अवार्ड है जिसे दिया जाता है। ठीक है, अब इसी के साथ अवार्ड का जो 2022 अनाउंस हुआ है 54वां अवार्ड 2022 का जो मिलेगा वो मिथुन चक्रवर्ती, यानी कि मिथुन चक्रवर्ती जो आप यहाँ पे फोटो देख रहे हैं इन्हीं को मिलने वाला है। 2022 का जो अवार्ड फाल्के अवार्ड दिया जाएगा किसको? मिथुन चक्रवर्ती को दिया जाएगा।
भारतीय सिनेमा में इनका योगदान, मिथुन चक्रवर्ती का भारतीय सिनेमा में योगदान क्या क्या रहा है, ये इसके कारण दिया जाएगा। और सर्वप्रथम सर्वप्रथम दिया गया था देविका रानी 1969 में दिया गया था देविका रानी को हिंदी के फिल्म में सर्वप्रथम दिया गया था देविका रानी को, जिनका फोटो आप लोग यहाँ देख सकते हैं। जब ये स्टार्ट किया गया था, इसकी स्थापना जब हुई थी, उसी समय इनको मिला था सर्वप्रथम। इसी के साथ हम लोग इंपोर्टेंट देख लेते हैं, 50वां जो मिला था पुरस्कार वो अमिताभ बच्चन को मिला था 2018 के लिए। 51 नंबर पे मिला था जो पुरस्कार रजनीकांत, जो हीरो आप लोग देखे होंगे, उनको मिला था 51 नंबर पे पुरस्कार उनको मिला था, रजनीकांत को 2019 में मिला था। 52 नंबर पे जो पुरस्कार मिला था वो मिला था आशा परखे को जो 2020 के लिए चयनित हुई थी। और उसी के साथ 53 नंबर पे पुरस्कार जो मिला था वो वहीदा रहमान को मिला था 2021 में। और 22 में किसको मिलेगा? मिथुन चक्रवर्ती को, जो कि आप लोग पहले ही जान चुके हैं। इसी के साथ हम लोग का चौथा टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन से है, इलेक्शन कानून जो वन नेशन वन इलेक्शन, जो कि आप लोग ऑलरेडी बहुत चर्चित में है। ये चीजें ये जानना आप लोग के लिए बहुत जरूरी भी है, तथा इससे क्वेश्चन भी आपको आज लाइव 5 बजे आके, आज आप लोग को आना भी है, पढ़ने के साथ साथ आप लोग लाइव 5 बजे आए और जुड़े और सर्वाधिक पेन जीतने का आप लोग हिस्सा लें, ठीक है। अब देखिए इसकी हाइलाइट्स, वन नेशन वन इलेक्शन को जो केंद्रीय कैबिनेट की हरी झंडी मिल गई है, ठीक है, केंद्रीय कैबिनेट में हरी झंडी मिल गई है। इसका जो पेश किया जाएगा सरकार द्वारा, वो शीतकालीन सत्र में संसद में विधेयक पेश किया जाएगा, पेश करेगी सरकार। संसद में विधेयक पेश करेगी सरकार शीतकालीन सत्र में। इसकी जो कमेटी ने 2029 तक एक साथ चुनाव की सिफारिश की है, इसमें जो कमेटी गठित हुई है 2029 तक एक साथ चुनाव कराने की पहल की है, सिफारिश भी की है सरकार से, तथा वन नेशन वन इलेक्शन का पूर्ण रूप से लागू करने के साथ साथ 2019 में एक चुनाव एक राजनीति होने की बात चल रही है। इसकी में जो समिति बने थे, समिति में टोटल 8 सदस्य थे। पहला जो इसके अध्यक्ष थे रामनाथ कोविंद, इसके पहले जो अध्यक्ष थे, साफ नहीं दिखाई दे रही है तो यहाँ हम लोग जूम कर लेते हैं। देखिए इसके समिति में जो सदस्य थे वो 8 सदस्य थे। 8 सदस्य में इसके जो अध्यक्ष थे रामनाथ कोविंद, और इसमें दो सदस्य अध्यक्ष माने जाते हैं। एक तो राजनीतिक दल से लिया जाता है, एक आप लोग जानते हैं जज वगैरह लिए जाते हैं। तो इसमें वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में आपके हरीश साल्वे को चयनित किया गया था। इसी के साथ 3 नेता भी 8 सदस्य में हिस्सा लेते हैं, जिसमें से एक विपक्ष का भी होना अनिवार्य होता है। तो देखिए यहाँ पे जो पक्ष का जो बीजेपी के तरफ से जो है अमित शाह थे, जो गृह मंत्री हैं अमित शाह हैं। और इसी के साथ कांग्रेस पार्टी के अधीर रंजन चौधरी को चयनित किया गया था, और डीपीए पार्टी से गुलाम नबी को सिलेक्ट किया गया है। 3 नेता। इसी के साथ इसमें 3 पूर्व ऑफिसर को भी लिया जाता है, क्योंकि ये कानून कोई भी पास करने के लिए अध्यक्ष का चयन किया जाता है, एक वकील यानी जो कोर्ट वगैरह से एक लोगों को लिया जाता है, 3 नेता लिया जाता है। नेता में भी एक पक्ष का होना चाहिए, एक विपक्ष का होना चाहिए, एक किसी राजनीतिक दल से होनी चाहिए। इसी के साथ 3 पूर्व ऑफिसर को भी लिया जाता है। तो जो पूर्व ऑफिसर थे उसमें से पहले जो थे एन.के. सिंह, जो 15वें वित्त आयोग यानी पूर्व के अध्यक्ष रहे हैं। इसी के साथ दूसरे जो हैं डॉक्टर सुभाष कश्यप, जो लोकसभा के पूर्व महासचिव रहे हैं। तीसरे जो हैं वो है संजय कठोरी, यानी पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त के अधिकारी रहे हैं, ऑफिसर रहे हैं। इसी के साथ हम लोग देखते हैं पहली इसकी जो थोड़ी और जानकारी देखते हैं। यहाँ पे देखिए, एक देश एक चुनाव समिति क्या है और क्या काम करेगी।
इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो विधान और राज्य कानून के ढांचे के तहत लोकसभा, विधानसभा, नगर पालिका और पंचायतों के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। इसके तहत इसके साथ सभी चुनाव जो है वो एक साथ कराए जाएंगे। इसी के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम व अन्य नियमों में संशोधन की जांच और उसकी सिफारिश करना। ठीक है, इसी के साथ इसका दूसरा काम क्या है, इसका तीसरा काम क्या है, एक साथ चुनाव का फ्रेम तैयार होना, यानी फ्रेम तैयार होगा जिससे अगर एक साथ चुनाव नहीं हो सकता तो ऐसा करने के लिए चरणों और समय सीमा का सुझाव और अन्य जरूरी सिफारिशें करना। कहने का मतलब ये जो कमेटी बैठी है इसमें कई सारी चीजें नियम लागू किया जा रहा है। इसी के साथ एक साथ चुनाव शुरू होने के बाद यह वक्र न टूटे इसके लिए जरूरी सुरक्षा उपायों और संविधान संशोधन की सिफारिश करना। क्योंकि ये देश में लाना जरूरी भी है। जरूरी नहीं है कि वन नेशन वन चुनाव ही हो, लेकिन इस मुद्दे पे कई सारी चीजों की बातें की जा रही हैं। इसी के साथ 5वें नंबर का जो टॉपिक है, एक साथ चुनाव कराने के लिए ईवीएम मशीन जो होता है, ईवीएटीए जो भी चीजें पावर सहित अन्य जरूरत का आकलन करना है कि क्या क्या चीजें सही है। पंचायत को लेकर लोकसभा चुनाव तक के लिए एकल वोटर लिस्ट और वोटर आईडी कार्ड बनाए जाने की सिफारिश करना चाहिए। इसे कहने का मतलब प्रधानी चुनाव में आप लोग देखते होंगे अलग से वोटर आईडी आती है, इलेक्शन कमीशन के लिए अलग होता है, पता चलता है कई बार सूची तैयार होती है, तमाम चीजें खर्चे होते हैं। सरकार द्वारा ये कहना है कि बहुत सारी खर्चे कई इलेक्शन को कराने में हमारी होती है, जिसमें टीचरों को भी, ऑफिसर को भी, बस, रोडवेज, तमाम चीजें बाधित होती हैं, जिससे विकास दर भी रुकता है। तमाम चीजें सरकार द्वारा बताई जा रही है जो उसको ये चीजें की जा रही है। इसी के साथ हम लोग अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं, नरेंद्र दामोदर दास मोदी के बारे में हम लोग जानेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आप लोग को पूछे जाएंगे। यहाँ से प्रश्न के लिए हम देखेंगे, यहाँ आप लोग फोटो देख रहे होंगे, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, सभी लोग इनसे परिचित होंगे। इनका जन्म 17 सितंबर 1950 में गुजरात में हुआ था। इनके पिताजी का नाम दामोदर दास मूलचंद्र मोदी है, तथा माता का नाम हीराबेन है। पत्नी का नाम यशोदाबेन है। इनके पत्नी का नाम यशोदाबेन है, माता का नाम हीराबेन तथा इनके पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद्र मोदी। इसी के साथ ये भारत के दूसरी बार जो शपथ लिए थे वो लिए थे 30 मई 2019 में। 30 मई 2019 में दूसरी बार शपथ लिए थे, तथा तीसरी बार शपथ लेने वाले भारत के प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ 9 जून 2024 को लिए थे। इसी के साथ पहली बार ये सीएम बने थे 2001 में गुजरात में। चौथी बार भी सीएम बने 2012 में। पहली बार पीएम बने 26 मई 2014 को। पहली बार पीएम बने थे, यानी शपथ लिए थे 26। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ देख लीजिए, यहाँ पहला जो शपथ इनका हुआ था 26 मई 2014 को। दूसरा जो शपथ हुआ था 30 मई 2019 को, 14 के बाद 19 में 30 मई को। तीसरा जो शपथ हुआ था 9 जून 2024 को। ये 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बने और तीनों बार शपथ 26 मई, 30 मई और 9 जून, यानी 2014, 2019 और 2024 में ये लिए हैं। इसी के साथ हम यहाँ पे सभी चीजें इनकी मोदी जी के लिए जो महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं वो कार्य हम लोग देखते हैं। यहाँ पे नमामि गंगे, मोदी जी द्वारा जो महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं, नमामि गंगे, डिजिटल इंडिया, पीएम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जन धन योजना, उज्ज्वल योजना, सीएए अधिनियम इन्हीं के द्वारा आया गया था। सर्जिकल स्ट्राइक इन्हीं के द्वारा हुआ था। जीएसटी इन्हीं के द्वारा लागू किया गया था। नोटबंदी इन्हीं के द्वारा हुआ था। स्टैचू ऑफ यूनिटी इन्हीं के द्वारा। न्यू पार्लियामेंट का जो उद्घाटन हुआ था इन्हीं के द्वारा। इसी के साथ स्मार्ट सिटी, हर घर जल इन्हीं के द्वारा हुआ था। आयुष्मान
भारत इन्हीं के द्वारा, किसान निधि का जो पैसा आता है इन्हीं के द्वारा, इन्हीं के मतलब लागू करने के द्वारा 370 जो खत्म किया गया था, 370 अनुच्छेद, उसको इन्हीं के द्वारा, 3 तलाक जो खत्म किया गया था इन्हीं के द्वारा, ये महत्वपूर्ण कार्य इनके द्वारा हुआ था। ठीक है, इसी के साथ हम लोग देखते हैं यहाँ पे मोदी जी से महत्वपूर्ण बातें। यहाँ पे सांसद 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 का इनका जो सफर रहा था, सांसद का जो इनका सफर रहा था, वो दूसरी बार 2014 में बनारसी से बने थे, तीसरी बार भी 2019 में बनारसी से, और चौथी बार ये बनारसी से ही बने हैं। ठीक है, सांसद बनने के बाद ही प्रधानमंत्री बना जा सकता है। तो ये सांसद का जो सफर है वो दूसरी बार ये 2014 में बनारसी से बने और शपथ लिए थे, प्रधानमंत्री बने थे, तीसरी बार बनारसी और चौथी बार भी बनारसी से, यानी बनारस से ही इन्होंने संसद बने हैं। इसी के साथ इनके पास जो अवार्ड मिले हैं वो 15 प्लस अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड है इनके पास, 5 अवार्ड संगठन अवार्ड है, 77 से भी ज्यादा विदेशी यात्राओं का तथा लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 में इन्हीं को दिया गया था। लता दीनानाथ मंगेशकर जो अवार्ड इन्हीं के द्वारा अवार्ड, शंकर अवार्ड 2022 में इन्हीं को मिला था। इसी के साथ पीएम मोदी 2024 में अपना 74वां अवार्ड मना रहे हैं। ठीक है, 74वां अवार्ड मना रहे हैं। टाइम मैगजीन में ने साल 2014, 2015 और 2017 में विश्व की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया है। यानी इनका जो टाइम्स मैगजीन है उसमें ये सब 2014, 15 और 17 में विश्व में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में से इनको सूची में शामिल कर लिया है। इसी के साथ हम लोग आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है शहीद ए आजम यानी भगत सिंह के ऊपर, जिसको कुछ लोग भारत के जिस तरफ राष्ट्रपिता के रूप में महात्मा गांधी को जाना जाता है, तो बहुत लोग इनको राष्ट्रपुत्र के रूप में जानते हैं। ठीक है, तथा काफी चर्चाएं चल रही है कि इनको राष्ट्रपुत्र से सम्मानित किया जाए। ठीक है, चलिए इनके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। इनका ये रहा फोटो, आप लोग इनको देख सकते हैं यहाँ पे। भगत सिंह, शहीद ए आजम इनको कहा जाता है, यानी भगत सिंह जी का जन्म 28 सितंबर 1907 को लायलपुर यानी बंगाल पश्चिम में पाकिस्तान में हुआ था। पाकिस्तान जो है इस समय पाकिस्तान है, वहां इनका हुआ था जन्म। अप्रैल 1919 यानी जलियांवाला बाग से इनको जाना जाता है। हत्याकांड के क्रांतिकारी के बीच ये आए थे। इसी के साथ हम लोग यहाँ देखते हैं 19 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड में क्रांति के बीज जो बोए जाने वाले थे वो भगत सिंह के द्वारा ही माना जाता है कि जो जलियांवाला बाग के जो क्रांतिकारी के बीज बोए थे वो भगत सिंह ही बोए थे। इसी के साथ 17 दिसंबर 1928 को जेपी सैंडर्स के गोली मारी हत्याकांड में इनको माना जाता है। 1920 में असहयोग आंदोलन, महात्मा गांधी से प्रभावित होकर स्कूल छोड़ दिए। कहने का मतलब असहयोग आंदोलन जो महात्मा गांधी द्वारा चलाया जा रहा था उन्हीं से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए, और प्रभावित होने के साथ उसी दिन ही अपना स्कूल को त्याग दिए और इस असहयोग आंदोलन में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लिए। इसी के साथ इनकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले भगत सिंह ही थे। 9 अप्रैल 1929 को संसद में बम फोड़कर जो कानून का विरोध किए थे ये भगत सिंह के द्वारा ही किया गया था, जो संसद में घुसकर और बम फोड़ दिए थे और वहां ये लोग बंदी भी बनाए गए थे तथा भागे नहीं गए थे, खुद रुक के वहां पकड़े गए थे। पकड़ा गए थे। अब इसके साथ मार्च 1926 में नौजवान भारत सभा की नींव रखी जो राष्ट्रवादी संगठन था। इसी के साथ 23 मार्च
1931 का भगत सिंह यानी जो भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। यानी 23 मार्च को भगत सिंह के साथ राजगुरु, उन्हीं के साथ सुखदेव को फांसी पे चढ़ा दिया गया था। बहुत दुखद घड़ी थी। चलिए इसी के साथ हम लोग की अगला जो टॉपिक है, अगला टॉपिक हिंदी दिवस, यानी कि हिंदी दिवस कब मनाई जाती है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाई जाती है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाई जाती है। थोड़ा सा हिंदी दिवस को अच्छे से देख लेते हैं, क्योंकि ये एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है तथा पेन प्रतियोगिता के लिए भी महत्वपूर्ण है। देखिए, हिंदी दिवस राष्ट्रीय भाषा बनी 14 सितंबर 1949 को। पहला हिंदी दिवस 1953 को मनाया गया था। अनुसूची में 8वीं अनुसूची में इसको शामिल किया गया था। आखिर अनुसूची में शामिल किया गया था तो उसमें अनुच्छेद भी होंगे, तो किस अनुच्छेद में आता है, तो 343 पहले में उल्लेख किया गया है। इसी के साथ 22 भाषाओं का उल्लेख हुआ है, जिसमें असमिया, कन्नड़, मणिपुरी, पंजाबी, तेलुगु, बंगला, कश्मीरी, मराठी, संस्कृत, उर्दू, गुजराती, कोंकणी, नेपाली, सिंधी, डोंगरी, हिंदी, मलयालम, ओडिशा, तमिल, बोडो, ये सारी चीजों के साथ साथ मैथिली, संथाली, इसी के साथ साथ हिंदी को भी 22 भाषाओं में हिंदी शामिल हुआ है। इसी के साथ हम लोग यहाँ पे देखेंगे इसकी हिंदी भाषा की महत्वपूर्ण जानकारी में अगर देखा जाए, तो महत्वपूर्ण जानकारी में राजभाषा आयोग का गठन 1955 में हुआ था और अध्यक्षता में बीजी खेर अध्यक्ष थे। इनके अनुच्छेद का 344 अनुच्छेद के अंतर्गत इसका गठन हुआ था। अब देखिए, इसी के साथ हम लोग देखते हैं यहाँ संशोधन में देखते हैं कि शुरुआत में संविधान में 14 भाषा थे, लेकिन कुछ दिनों बाद 21वां संविधान संशोधन में सिंधी भाषा को ऐड किया गया था। इसी के साथ 71वां संविधान संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को ऐड किया गया था। फिर उसके बाद से 92वें संविधान संशोधन 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को ऐड किया गया था और टोटल भाषा कितने हो गए, 22। भाषा उल्लेख 343 से लेके 351 अनुच्छेद में आप लोग को देखने को मिले। विश्व में भाषा का क्या भूमिका है, तो विश्व में भाषा की जो भूमिका है, अंग्रेजी पहले स्थान पे आता है, दूसरे स्थान पे आपका चीन आता है, तीसरे स्थान पे आपका हिंदी आता है, चौथे स्थान पे आपका स्पेनिश आता है, 5वां स्थान पे आपका फ्रेंच आता है। अब इसी के साथ आप लोग देखिए मंदारिन दूसरे स्थान पे आता है, मतलब ये चीनी भाषा में बोला जाता है। यहाँ देखिए, पहले भाषा में अंग्रेजी दुनिया भर में 1.5 अरब लोगों के द्वारा बोला जाता है। दूसरा मंदारिन यानी चीनी भाषा जो 1.1 अरब लोगों के द्वारा बोला जाता है। तीसरे नंबर पे अपना हिंदी आता है और हिंदी भारत में 602 मिलियन व अन्य विदेशों में बोला जाता है। भारत के साथ 602 मिलियन लोगों के द्वारा बोला जाता है। इसी के साथ स्पेनिश जो भाषा है वो 548 मिलियन लोगों के द्वारा बोला जाता है। अब यहाँ देखिए डिफरेंस, अगर हम लोग अपने हिंदी भाषा के प्रति जागरूक नहीं हुए तो बहुत जल्द हम लोग का हिंदी भाषा चौथे स्थान पे आ जाएगा, क्योंकि 602 और 548 में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इसलिए हिंदी भाषा को महत्व दीजिए, अपने भाषा के प्रति प्यार जताइए तथा दूसरों तक अपनी भाषाओं को बहुत ज्यादा विलीन होने के बारे में न सोचिए, ज्यादा अंग्रेज बनने के प्रयास न करें। अंग्रेजी भाषा 1.5 अरब लोगों के द्वारा बोली जाती है और हम लोग चीनी यानी मंदारिन भाषा को हिंदी तक पहुंचा नहीं सकते, क्योंकि दोगुना का अंतर है। चलिए इसी के साथ हम लोग यहाँ देखते हैं अन्य जानकारी में 343 संघ की भाषा
जो अनुच्छेद में है लिपि इसकी देवनागरिक लिपि है। 10 जनवरी विश्व हिंदी मनाई जाती है। 14 सितंबर को तो अपना हिंदी दिवस मनाया जाता है, लेकिन विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है। नोट में अगर आप लोग देखेंगे तो हिंदी शास्त्रीय भाषा नहीं है। विश्व सम्मेलन में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी को मनाया गया था 1975 में नागपुर में। 12 सम्मेलन जो हुआ था, 12 हिंदी सम्मेलन वो फरवरी 2023 में फिजी देश के नदी के पास हुआ था। इसी के साथ थीम इसका क्या था, हिंदी पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक। इसी के साथ हम लोग चलते हैं अगला जो आप लोग का टॉपिक था करंट अफेयर। तो करंट अफेयर ये करंट अफेयर आपका 6 अक्टूबर को पूछा जाएगा, या 6 अक्टूबर नहीं 7 अक्टूबर को ही पूछा जाएगा। नहीं, 6 अक्टूबर को जो राकेश सर के द्वारा पढ़ाया गया था, आज का वीडियो नहीं, 6 तारीख को यानी 6 को यानी कल के डेट में जो करंट अफेयर राकेश सर के द्वारा चैनल पे करंट अफेयर पढ़ाया गया है, जो क्लासेस 276 क्लास है, यानी ये 7 अक्टूबर का क्लास है 277, लेकिन जो क्वेश्चन बनेंगे वो करंट अफेयर 6 अक्टूबर के बनेंगे, यानी कल के डेट में जो ये पढ़ाए हुए हैं करंट अफेयर वो 276वां क्लास वो आप लोग देख सकते हैं। यानी 6 अक्टूबर का करंट अफेयर आप लोग सर्च करेंगे बाई राकेश सर के द्वारा रिसर्च डिजिटल एकेडमी, तो वो टॉपिक मिल जाएगा। यानी हम लोग यहाँ पे देखते हैं ये सारे टॉपिक मैं आप लोग को बता दिया हूँ, सारे टॉपिक बता दिया हूँ जो चीजें पूछी जाएंगी। ये सारी चीजें पूछी जाती। अक्टूबर माह का दिवस में पढ़ा दिया, लाल बहादुर शास्त्री पढ़ा दिया, मोहनदास करमचंद गांधी, दादा साहेब फाल्के अवार्ड, इलेक्शन कानून, नरेंद्र मोदी, भगत सिंह, हिंदी दिवस और करंट अफेयर आपको राकेश सर के क्लास 6 अक्टूबर का मिल जाएगा। ठीक है, उससे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। 12 प्रश्न पढ़ाए हैं जिसमें से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं आपको 5 बजे शाम को। तब तक के लिए आप लोग इसे फिर से एक बार पढ़िए, अगर 2 बार पढ़नी है तो 3, 4 बार, 5 बार पढ़िए, किसी दूसरे के पास शेयर करिए कि वो पढ़े और 5 बजे लाइव होके हाईएस्ट संख्या हो। आज का टारगेट 500 पार का है, उस 500 पार का लाइव आज सेक्शन टूटना चाहिए, क्योंकि आज लाइव लेने में कौन आ रहा है, आज लाइव लेने मैं आ रहा हूं, रोशन कुशवाहा। आप लोग सर्च करिए, शाम को लिंक इसका मिल जाएगा आप लोग को डिस्क्रिप्शन में, तथा रिसर्च डिजिटल एकेडमी के चैनल पे आप लोग लाइव में जाएंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे, जैसे यहाँ देखिए, ठीक है, रिसर्च डिजिटल एकेडमी सर्च करिए, सर्च करने के बाद लाइव आइए। जिस तरह वीडियो होम पेज अगर आता है तो लाइव में जाइए, उसमें सबसे ऊपर आपका 5वां डे का प्रतियोगिता रहेगा। मिलते हैं आपको शाम 5 बजे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।